नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप देखते होंगे कि मैं रोज अभय दुबे जी के साथ शो करता हूं। अभय जी एबीपी में भी चैनल में भी रोज शो करते हैं। बहुत अच्छे पत्रकार हैं, तो बहुत ज्ञान की बहुत सारी बातें रहती हैं। आज अभय जी ने खुलासा किया और कहा कि 272 तो नहीं आ रही। कितनी सीटें कम आ रही हैं, ये अभय दुबे जी आज एक एक करके विश्लेषण बताएंगे। आज की बातचीत में हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि अंबानी अडानी की बात पे हमला करने के पीछे मोदी का प्लान क्या था, गेम प्लान क्या था। और हम चर्चा करेंगे कि ये हिंदू मुसलमान की जो आग लगाई जा रही है दोबारा कि साहब मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ गई, हिंदू की कम हो गई, इसके पीछे खेल क्या और ये खेल कितना कामयाब होगा। सारी बातें करने के लिए चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका अभय दुबे जी। जैसे जैसे चुनाव चल रहा है, बड़ी कोशिश हो रही है किसी भी तरह से ये चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान हो जाए। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सारे कार्ड इस्तेमाल कर चुके। वो कहते कि कांग्रेस के घोषणा पत्र ने आपको ऐसा कि आपकी प्रॉपर्टी मुसलमानों को दे दी जाएगी। फिर और नीचे आया कि आपकी 2 भैंसें एक भैंस खोल के मुसलमानों को दे दी जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र जिसको 50,000 भी डाउनलोड नहीं होते, उसको 85 लाख से ज्यादा डाउनलोड होकर लोगों ने पढ़ लिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं पिछले 20 साल का सबसे बेहतरीन घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को पढ़ के और कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान हो गया। और आज नया शगुफा छूटा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने खोज के एक डाटा निकाला कि साहब मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, हिंदुओं की घट गई है। और गोदी मीडिया दिन भर उस पर डिबेट कर आ रहा है, चला रहा है कि कम से कम लोगों के जहन में ये आ जाए। जहरीले वीडियो चलने लगे कि भारत मुसलमान वाला देश बन जाएगा, अब भी चेत जाओ। मतलब वो जो हिंदू मुसलमान का उन्माद है वो किसी तरह पैदा हो जाए बात के 4 चरणों में। क्या लगता है कि ये उन्माद पैदा हो पाएगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री की इस परिषद को ये अचानक जैसे कहते हैं ना, हाथ डाल के कबूतर निकाल लेना, ये कहां से कबूतर निकल आया। देखिए, ये बहुत ही घिसा पिटा मुद्दा है। पिछले 125 साल से कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं के अंदर ये भीति, ये डर फैलाया जाए कि उनकी जनसंख्या कम होती चली जाएगी और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी और भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। 1912 में कर्नल उपेंद्र नाथ घोषाल ने एक किताब लिखी थी, हिंदूज ए डाइंग रेस। वो केवल बंगाल के संदर्भ में थी और वो केवल चूंकि बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था, विभाजन से पहले का बंगाल, जब पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत का बंगाल दोनों एक ही था, तो उसके संदर्भ में वो किताब लिखी गई। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद ने एक पुस्तक लिखी इसी किस्म की, जो आर्य समाज के नेता थे, वो पंजाब के संदर्भ में लिखी गई थी। तो जो ये तथाकथित जितने हिंदू बुद्धिजीवी थे, ये शुरू से हिंदू समाज के अंदर ये डर फैलाने में लगे हुए हैं। अभी से नहीं, मैं 1912 से बता रहा हूँ और पूरा सिलसिलेवार इतिहास मुझे इसका पता है। और कोई भी व्यक्ति जो जरा सा इस मामले पर ध्यान दे, वो आसानी से इतिहास का पता लगा सकता है कि हिंदू धीरे धीरे कर अल्पसंख्यक हो जाएंगे और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये डर फैलाया जा रहा है। आज तक वो कामयाब नहीं हुए हिंदुओं को ये समझाने में। पहली बात, नरेंद्र मोदी भी ये समझाने में कामयाब नहीं होंगे। अब आप आ जाइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस बात को पकड़ा और उसने भी हिंदुओं के बीच में ये डर फैलाने की कोशिश शुरू कर दी और अभी तक हुई। अभी राकेश सिन्हा ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, और उन्होंने एक इन उपेंद्र नाथ घोषाल और स्वामी श्रद्धानंद इन सबकी जो रचनाएं हैं उनको संकलित किया और उसके ऊपर शीर्षक लगाया, इज हिंदू ए डाइंग रेस, और नीचे एडिटेड बाई राकेश सिन्हा। कौटिल्य प्रकाशन ने हाल ही में ये पुस्तक कुछ साल पहले ये पुस्तक छापी। यानी अभी तक ये कोशिश लगातार जारी है। तो ये एक बहुत ही पिटा पिटाया हथकंडा है जो आज तक कभी कामयाब नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते भी हैं इस देश में, हारे भी हैं, लेकिन इन वजहों से चुनाव जीते हारे नहीं है। 2014 में जो चुनाव जीता था उन्होंने, इस वजह से थोड़ा जीता था न। 2019 में चुनाव जीता था, वो इस वजह से थोड़ा जीता था। या अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जब गठजोड़ सरकारें बनाने में 6 साल वो कामयाब रहे, तो उसके पीछे भी ये कारण नहीं था। ये भारत की सांप्रदायिक राजनीति का सबसे ज्यादा विफल, सबसे ज्यादा नाकाम हथकंडा है। इस पे किसी को हंसी भी नहीं आती है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि हिंदू इस बात से नाराज होकर मुसलमान विरोधी प्रतिक्रिया देते हुए लाइन लगाकर भारतीय कमल के ऊपर देंगे, तो ये बहुत बड़ा मुगालता है।
ये चीज बताती है कि ये लोग किस स्तर तक चले गए। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुओं को कैसे उत्साहित किया जाए। हिंदुओं अच्छा, दूसरी एक और बात है, मैं अभी तक इस बात को कह रहा था, आज भी मैंने ये बात कही, लेकिन इसके पीछे एक और इरादा है, उस इरादे को समझने की जरूरत है। तो इरादा ये है कि इस वक्त देश में सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। ये 50%, 55%, 57% लोग विभिन्न सर्वेक्षणों में कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 5 साल में बहुत विकराल हुई है। जब 2019 में ये सवाल पूछा गया था, सर्वे एजेंसियों ने सवाल पूछा था, मतदाताओं से, अपने सैंपल के सदस्यों से सवाल पूछा था, तो केवल 4% लोगों ने कहा था कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। आप समझिए पिछले 5 साल में ये चीज कितनी बढ़ गई है और लोगों के दिमाग में रजिस्टर हो गई है। बहुत सी समस्याएं होती हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में रजिस्टर नहीं होती। इस वक्त लोगों के दिमाग में रजिस्टर हो गई है समस्या ये, इसलिए लोग इसके ऊपर ये सोच के वोट देने के लिए जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रोज नया शोषा निकालना है, रोज नई एक चटपटी जायकेदार मसालेदार चीज निकालना है, और उसको जोर जोर से, मतलब कल वो अदानी अंबानी वाला मसला उन्होंने लिया। अच्छा, अब आप सोचिए, उसके बाद में उस एक दिन पहले सेम पित्रोदा वाला मसला लिया, आपको याद है? रोज एक नया मसला लेके आते हैं, वो एक रोज नया मसला लेके आते हैं ताकि जो टीवी का मीडिया है उसके ऊपर बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर कोई चर्चा ना हो। किसी तरीके से इस चर्चा को कैमोफ्लेज किया जाए, इसके ऊपर इस प्रकार की चटपटी और जायकेदार बातों का आवरण डाला जाए, इन्हीं के ऊपर एक क्षुद्र सी, एक सतही सी, एक छिछली सी चर्चा इन बातों के ऊपर होती रहे। ये पूरा का पूरा हथकंडा है। एक चीज से दो शिकार करना चाहते हैं कि एक तो असली मुद्दे के ऊपर चर्चा को रोकना चाहते हैं, और दूसरे वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह हिंदुओं में कुछ प्रतिक्रिया हो जाए, सही बात है, हिंदू नाराज हो जाए और वो गुस्से में आके बीजेपी को वोट दे दें। देखिए, पूरी तरीके से एक नकारात्मक रणनीति है। ये पूरी स्ट्रेटजी एक नेगेटिव स्ट्रेटजी है, और नेगेटिव स्ट्रेटजी के कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलते। कारण क्या लग रहा है आपको ये कि हिंदू मुसलमान की इतनी मेहनत, क्या तीसरे चरण में जो मतदान हुआ है, जो इनपुट तो इनके पास भी आता होगा, मान लीजिए एक्सेस वाले और सी वोटर वाले मेहनत कर रहे हैं, जूझ रहे हैं कि क्या क्या वोट किसको डाल के आया, तो इनकी भी मिशनरी देखती होगी, एक एग्जिट पोल कराती रहती होगी। तो क्या लग रहा है कि तीसरे चरण के मतदान खत्म होते होते प्रधानमंत्री जी को समझ में आ रहा है क्या कि सत्ता हाथ से निकलती हुई दिख रही है? वो 400 पार तो छोड़ो, 300 250 के लाले पड़े हुए हैं, तो क्या देखिए, अब ये तो बहस इस बात की है संजय जी, ये तो सभी को समझ में आ रहा है। अब इसके ऊपर हम लोगों को ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब तो बहस इस बात की है कि नरेंद्र मोदी को 2,272 से कितनी कम सीटें प्राप्त होंगी। मतलब ये तय है कि इससे कम आ रही। हाँ, 272 तो नहीं मिल रही है। अब 272 पे नीचे कितनी जाएंगे? मतलब विपक्ष सीटें जीतेगा तो कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, कहां जीतेगी? टीएमसी कितना भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में नीचे ले जाएगी, कांग्रेस कर्नाटक में कितना नीचे ले जाएगी, कांग्रेस तेलंगाना में कितना नीचे ले जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में इसको कितना नीचे ले जाएगा। अब तो ये चर्चा का विषय है, चर्चा। और समाजवादी पार्टी कितना जीतेगी उत्तर प्रदेश में, चर्चा का विषय ये है। चर्चा का विषय ये नहीं है कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें कम मिलेंगी, ये चर्चा का विषय है। देखिए, जब चुनावी मुहिम शुरू हुई थी उस वक्त सब लोग उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहते थे कि भाई इन्होंने पिछली बार 62 सीटें जीती थी, इस बार 70 से 75 के बीच में सीटें आएंगी, सब कहते थे। और समाजवादी पार्टी को बड़े डिसमिस अंदाज में, मतलब तिरस्कारपूर्ण तरीके से बोलते थे कि 5 सीटें जीती थी, बहुत अच्छा चुनाव रही तो 6 जीत जाएगी या 7 जीत जाएगी, एक कांग्रेस जीतेगी रायबरेली की, तो कुल मिला के मायावती को कुछ नहीं मिलेगा। कुल मिला के विपक्ष की 7 या 8 सीटें होंगी, विपक्ष की 7 या 8 सीटें होंगी, तो 72 हो गई बीजेपी की, या एनडीए की हो गई 72, अपना दल की और उसमें जोड़ लीजिए। ये पूरा का पूरा टेम्पलेट सेट कर दिया था उत्तर प्रदेश के बारे में चुनाव से पहले। आज आप उन्हीं पत्रकारों से बातचीत कीजिए, मैं कम से कम 20 पत्रकारों से बात कर चुका हूं। क्या कहते हैं? हम ये तो सब कह रहे। अब वो दूसरी बात, अब वो सूची बनाने में लगे हुए हैं कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटों में धुआंधार कर रही है। अभी उलट गया है मामला। कोई कह रहा है 18 सीटों में समाजवादी पार्टी बड़ी टक्कर दे रही है, कोई कह रहा नहीं 20 तक दे रही है टक्कर। अब ये स्थिति हो गई है।
यानी उन्होंने भी मान लिया 20 तो है ही है। फोकस देखिए, समीक्षकों का, पत्रकारों का, सबका फोकस बदल गया है। अब हम लोगों को तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि उनकी सीट भाजपा क्या, भाजपा को 300 मिलेंगी, 350 मिलेंगी, भूल जाइए सब। अब तो बहस का पॉइंट ये है कि 2072 नहीं मिल रही है, 2072 से कम कितनी मिलेंगी। जितनी कम मिलेंगी उतना ही नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने की चांसेस, मौका कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2072 से 10 सीटें कम मिली तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2072 से अगर 50 सीटें कम मिली तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कोई और बनेगा। 272 से, हाँ, 272 से 50 सीटें कम मिली तो कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। फिर तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ही कार्यकर्ता उनसे पूछेंगे कि भाई बताइए क्या हुआ। प्रधानमंत्री अभी तक प्रदेशों में जब भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं करती थी तो प्रधानमंत्री दफ्तर उनसे रिपोर्ट मांगता था, भाई आप 10 सीटें क्यों हार गए, आप 25 सीटें क्यों हार गए, आपका फलाना मंत्री क्यों हार गया, लिख के भेजिए। फिर कार्यकर्ता पूछेंगे उनसे कि आप रिपोर्ट दीजिए कि आप ये सीटें क्यों हार गए, क्योंकि प्रधानमंत्री दफ्तर तो होगा नहीं उनके कब्जे में तब। कैसा तो दिन हो। देखिए बिल्कुल खेल बिगड़ गया है, और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं इसको कि इस चुनाव में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसकी पहले किसी को उम्मीद नहीं थी घटित होगा। हमारे अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। हमारे देखिए जोशी ये चुनाव अप्रत्याशित है। चुनाव में हम जो हो रहा है मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे नहीं थी उम्मीद कि ऐसा होगा। मैं दूसरे के बारे में क्यों कहूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा जो हो रहा है। और बीजेपी ने बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी, ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन ये तैयारी नहीं की थी कि जो ऐसा होगा तो कैसा कर लेंगे। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। एक आदमी को थी जानकारी, हमारे जोशी को, वो पहले दिन से कह रहा था कि इनके दिन बड़े खराब आने वाले हैं। भाई तो वो देखिए, उसकी बड़ी ब्रांडिंग चल रही है भाई। एक चीज कही जाती है, मोदी मैजिक। अच्छा, अब मैजिक तो मैजिक है। सही बात है, हर जगह चलना अब मैं चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जब तक मोदी जी अपना मैजिक नहीं चलाएंगे तब तक बीजेपी नहीं जीतेगी। बिना मैजिक मैजिक के नहीं जीतेगी। किसी, जब तक वो जादू की डंडी नहीं घुमाएंगे तब तक नहीं जीतेगी बीजेपी। चौथा चरण भी सिर पे आ गया, कहां डंडा निकाल के लाए वो बेचारे जो आप हिंदू देखिए मुसलमान। ना, आप देखिए दूसरे चरण के बाद इन्होंने जो मंगलसूत्र कांड किया, 10 दूसरे चरण से तीसरे चरण के बीच में 10 दिन का लंबा फासला था। किसी और दो चरणों के बीच में इतना लंबा फासला कहीं नहीं था। इन 10 दिनों में मोदी जी ने खूब जम के हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, हर तरह का हथकंडा उन्होंने अपनाया, लेकिन जो चुनाव की टेम्पलेट पहले चरण में सेट हो गई थी वो तीसरे चरण में भी जारी रही। चुनाव की टेम्पलेट नहीं बदली है अभी तक। तो ये आपको क्या लगता है, ये सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रूप का, ये कितने चरण तक अभी मोदी चालीसा पढ़ेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे? भाई ऐसी बात नहीं, आप देखिए, आप एनडीटीवी तो गौतम अदानी का चैनल है। हाँ सही बात है। गौतम अदानी उसके मालिक हैं। हाँ है? तो एनडीटीवी ने तो पूरा का पूरा क्या क्या कर रखा है आप देखिए। क्या क्या चल रहा है उस पर? भाई एनडीटीवी पे तो जितना भी जब कांग्रेस के घोषणा पत्र की शीशा लेजर करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने तो सब डिकोड करके रख दिया कि भाई ये बात है नहीं कांग्रेस घोषणा पत्र में जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तभी तो उन्होंने तो अडानी पे एनडीटीवी जो गौतम अदानी का चैनल है, जब वो भी प्रधानमंत्री का साथ इसमें नहीं दे रहा है, देखिए जब देश की कारपोरेट कैपिटल जो है, जब वो अपनी निष्ठा को बदलती है तो उसका रिफ्लेक्शन, उसका उसकी अभिव्यक्ति जो है वो मीडिया के रवैये में दिखाई पड़ती है, और वो अभिव्यक्ति धीरे धीरे करके दिखने लगी है। एक सवाल और है जो कल से कोई डिकोड नहीं कर पा रहा। मतलब इतने लोग मुझसे पूछ चुके, मैं भी बहुत लोगों से पूछ चुका। आप डिकोड करके बताइए कि प्रधानमंत्री ने अंबानी अडानी पर हमला क्यों बोला? देखिए कल तो कुछ कुछ हम लोगों ने बात की थी आपसे। मेरा तो मानना यह है कि इनको धीरे धीरे करके ये एहसास होता जा रहा था कि भाई ये लोग कांग्रेस का भी साथ दे रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि मेरी सरकार नहीं आएगी, मुझे बहुमत नहीं प्राप्त होगा, तो ये लोग पहले से इन्होंने दूसरे विपक्ष के ऊपर, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के ऊपर हाथ रख दिया है। तो मोदी जी को इस बात से बहुत नाखुशी हुई होगी, और उन्होंने सोचा होगा कि हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। हम कहेंगे कि ये लोग कांग्रेस को मदद कर रहे हैं, इनकी डील हो गई है इनके साथ। तो इसको लेके वो झपट पड़े कांग्रेस के ऊपर। देखिए जब आपके बुरे दिन आते हैं और आप थोड़े घबराहट में होते हैं तो आपका चिंतन भी बहुत स्पष्ट नहीं रह जाता। आप चिंतन के जो कई पहलू होते हैं आपकी रणनीति के, उन पर नहीं सोचते हैं।
तो इसमें एक ये भी तो पहलू था कि भाई जैसे ही आप ऐसा कहेंगे वैसे ही लोगों को लगेगा कि भाई देश का पूंजीपति वर्ग जो आपको अपने दामाद की तरह सम्मान करता था आपका, जब वो उसको लग रहा है कहीं कि आपके हाथ से सत्ता फिसल रही है, आपने खुद ही उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। तो ये जो पूरा मामला होता है, ये इसीलिए मैंने कल कहा भी था कि राजनीति की तलवार में केवल एक या दो धारें नहीं होती हैं, कई धारें होती हैं। आप दो धारों से बच जाते हैं, तीसरी धार आपको घायल कर देती है। तो प्रधानमंत्री इस वक्त घायल पक्षी की तरह है। वो जो है, ये आपकी लाइन अच्छी है, प्रधानमंत्री घायल पक्षी की तरह हाँ, है। घायल लेकिन पक्षी। कांग्रेस ने तो बड़ा जबरदस्त बाउंस बैक किया। राहुल गांधी का कल का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है कि नहीं, बहुत प्रधानमंत्री इफेक्टिव है। राहुल गांधी का जो वीडियो है उसको करोड़ों लोग मेरे ख्याल से देख चुके होंगे अब तक। वो बहुत बहुत ही प्रभावी है। किस तरह से राहुल गांधी ने बहुत ही कहा कि ठीक है, आपने इनको जो पैसा दिया है ये हम लोगों को देंगे, लोगों के बीच में पैसा बांटेंगे, हमने बहुत सारे अरबपति बनाए हैं, हम बहुत सारे लखपति बनाएंगे। तो ये पहली बार। और मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में बहुत कुशल मैं मानता हूं उसको। इस बार तो भाजपा का चुनाव प्रचार भी बहुत कोई प्रभावी नहीं है। हाँ, बिल्कुल भाजपा नहीं ने है। जिस प्रकार का चुनाव प्रचार किया उसमें कोई दम नहीं है। कांग्रेस का चुनाव प्रचार ज्यादा प्रभावी है। हम्म, कांग्रेस के जो क्लिप्स विज्ञापन के चल रहे हैं टीवी के ऊपर, वो ज्यादा प्रभावी है कांग्रेस का चुनाव। वो उसके घोषणा पत्र से बिल्कुल जेल करता है, बिल्कुल मेल खाता है। क्या लग रहा है इसका मतलब कि चीजें पलट रही हैं, फिर बाजी पलट रही है, मतलब माहौल बदल गया है, बिल्कुल ही बदल गया है आपके हिसाब से? भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत, देखिए है क्या कि जब आप मतदाताओं, कोई मतदाता सड़क पे निकल के कोई बीजेपी को गाली नहीं दे रहा है, कोई मतदाता सड़क पे निकलकर मोदी जी की निंदा नहीं कर रहा। लोग क्यों करें ऐसा? भाई लोग ऐसा क्यों करें? लोग डरते भी तो हैं। जो मोदी भक्त बैठे हुए हैं वो कांव कांव करते हुए उनके ऊपर झपट पड़ेंगे। तो वो ऐसा कोई नहीं करना। लोग वोट देना चाहते हैं, लोग चुपचाप वोट दे रहे हैं। और आ, लोगों को मोदी जी ने अभी जो मुसलमान विरोधी बातें कही हैं उनको लेके बहुत लोगों में असंतोष है इस बार। कोई नहीं चाहता कि उनको बेकार में मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए। जो नौजवान लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम तो एमबीए कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमें हमारा प्लेसमेंट क्यों सूख गया, प्लेसमेंट हमें क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में मोदी जी क्यों नहीं बात कर रहे? ये सही सब बात क्या है। मंगलसूत्र वगैरह लेके, सोना चांदी लेके आ गए, भैंस लेके आ गए, ये सब क्या है? हद कर दिया, तो बिल्कुल हाँ, ही हद कर तो ये नहीं, इसके पीछे एक डिजाइन ये है, इस पे भी हम लोगों को गौर करना चाहिए कि मोदी जी चाहते हैं कि वो इस तरह की बातें करते रहें, इन बातों के ऊपर चर्चा होती रहे, पक्ष या विपक्ष में लोग इन्हीं पे दिमाग अपना खपाते रहें, भले ही उनकी खिल्ली उड़े क्या उड़े, लेकिन महंगाई बेरोजगारी की बात ना होने दिया। हाँ, सबसे ज्यादा नाजुक वही है। पाए। तो ये अबे एक जी, डिजाइन हो सकती है। हाँ ये हो सकती है। अबे जी, एक मुद्दा और, राजदीप सरदेसाई ने ब्रजभूषण सिंह से एक इंटरव्यू किया। हम्म, इंटरव्यू से पूछा कि आपके नेता कौन है, तो ब्रजभूषण ने कहा मोदी जी। हम्म, राजदीप सरदेसाई ने पूछा और योगी जी आपके नेता हैं? हम्म। चुप रहे। दोबारा पूछा, तिबारा पूछा, उन्होंने योगी जी को नेता नहीं कहा अपना। उसके बाद में ये कहा कि क्यों विवाद बढ़ाना चाहते हो। 3 बार पूछने के बाद में उन्होंने कहा मोदी हमारे नेता हैं। उन्होंने योगी को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। मुझे इस बात पर कोई ताज्जुब नहीं हो रहा। जो हम सब लोग इस बात को जानते हैं, ये कोई रहस्य नहीं है। देखिए, इसी वक्त इसीलिए हालत क्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि योगी जी राजपूत जाति के हैं, सब लोग जानते हैं। और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में राजपूत जाति की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में बहुत उछाल मिला। योगी जी के ऊपर कई इस तरह के इल्जाम भी लगे। लेकिन धीरे धीरे ये सब देखते हुए कि योगी जी का राजपूत जाति में बहुत ज्यादा महत्व बढ़ रहा है, उनका बहुत बड़ा एक जनाधार बन रहा है, न केवल उत्तर प्रदेश में बन रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी बन रहा है, तो उनकी जड़ें काटने की कोशिशें शुरू हो गई। इस चुनाव में जिस तरह टिकट बांटे गए उनमें साफ तौर पर निकल के आ गया कि किस तरीके से उनकी जड़ें काटने की कोशिश हो रही है। फिर जिस तरह गुजरात में राजपूत जाति के प्रतिरोध को, उनके प्रदर्शन को कोई महत्व नहीं दिया गया और पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा गया, इससे भी इस बात को बल मिला। राजस्थान में भी ये स्थिति, इस तरह की स्थितियां बनी और उत्तर प्रदेश की स्थितियां गुजरात और राजस्थान से भी भिन्न किस्म की हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों से पूछिए तो वहां पर स्थिति यह है कि गांव के गांव जो राजपूतों के हैं उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है इस बार, या तो वो घर बैठे रहे हैं या खिलाफ वोट दिया है।
सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, कि गुजरात में कम से कम 6 सीटें ऐसी हैं जहां पे कड़ा मुकाबला, जिसको हम भाषा में बोलते हैं, पत्रकारिता की भाषा में, 6 सीटें फंस गई हैं। मयूर जानी हमारे स्थानीय संपादक गुजरात के, वो तो 8 सीटों तक की बात कह रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता था कि गुजरात में 6 सीटें, 8 सीटें फंस सकती हैं? मयूर जानी ने कहा, केसरिया साफा पहन के ठाकुर, हजारों की संख्या में ठाकुर लोग निकले और कहते हुए निकले कि बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। गुजरात में 5-6 सीटें फंसने का क्या अर्थ होता है राजनीति में, देश की राजनीति में? देखिए, गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, और मैं मयूर जी की बात पर भरोसा करते हुए ये बात कह रहा हूं, नुकसान हो रहा है, तो ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है। इसका मतलब ये है कि और देश में दूसरी जगहों पे भी, आज मैंने बंगाल के कुछ पत्रकारों से बातचीत की। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हम 35 सीट हमारा लक्ष्य है जीतने का, 42 में से 35 सीट जीतने का लक्ष्य बता रहे थे। वहां स्थिति यह है कि 18 में से भी उनकी 5 सीटें कम हो सकती हैं। बंगाल में कम से कम सब लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को 5 या 6 सीटों का नुकसान हो सकता है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े नुकसान के अंदेशे का सामना कर रही है, बहुत बड़े। मैं तो मानता हूं 10 से 15 सीटों का नुकसान कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। महाराष्ट्र के नुकसान की तो कल्पना ही नहीं कर सकते आप। जब नतीजा आएगा तब आप देखना महाराष्ट्र में क्या नुकसान होता है। बिहार में नुकसान हो रहा है, महाराष्ट्र में बहुत, ये जो पूरे राज्य, जिनको हम लोग स्विंग स्टेट बोलते थे, राजस्थान में, भाजपा के खिलाफ स्विंग दे रहे हैं। राजस्थान में भी हो गया। राजस्थान में तो खुद राजस्थान के भाजपा के नेताओं ने मान लिया है कि 4-5 सीटें फंसी हुई हैं। अच्छा, ये 1.5 महीने पहले तक सही कह रहे हैं ना, किसी ने कल्पना नहीं करी थी ना कि बीजेपी, इसीलिए मैं कह रहा हूं अप्रत्याशित है ये अप्रत्याशित है। अच्छा, कल्पना की क्यों नहीं थी? क्योंकि गोदी मीडिया दिन भर चिल्ला रहा था कि अब की बार नहीं, 400 लोग, जनता खामोश है। कल्पना ऐसा है कि सर्वे में निकल के नहीं आ रही थी कोई बात। सर्वे में एक बात निकल के आ रही थी कि महंगाई बेरोजगारी पे लोग नाराज हैं, महंगाई बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं निकाल पा रहे थे सर्वे करने वाले और हम सब लोग कि इसका मतलब बीजेपी के खिलाफ वोट कर देंगे। बात हो रही है लोग नाराज जरूर है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जरूरी नहीं है जिससे बीजेपी के खिलाफ वोट कर दें। ना वो सर्वे वाले क्या करेंगे अभय जी? मैं तो खुद 4 दिन तक अभी अमेठी रायबरेली में था, कम से कम 6 गांव में गया, बिल्कुल एकदम बेचारे बिना पढ़े लिखे, उनके यहाँ दलित बस्ती में भी गया। कैमरे के सामने एक लाइन जरूर बोल रहे थे, बोले हमारा नाम मत पूछिए, ये एफआईआर लिखा देंगे ये लोग। मतलब आदमी बात नहीं कर पा रहा, उसके मन में खौफ है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये पुलिस से बंद करा देंगे। तो जो शायद सर्वे वाले भी इसलिए फेल हो। ये डर भी लोगों को बोलने से रोकता है। ये जो डर है, ये डर भी लोगों को बोलने से रोकता है। और ये भी कोई जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खुल के सड़क पर नहीं आने देता है। लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं वोट में व्यक्त हो रही है। आप अभय जी कल्पना करेंगे, सदूर गांव में लोग कह रहे हैं कि यार ये लोग तो गुंडागर्दी करते हैं, बताओ केजरीवाल तक को बंद कर दिया। केजरीवाल का मुद्दा हर जगह पहुंच गया, दिल्ली तक सीमित नहीं है कि मतलब ये कि तानाशाही कर रहे हैं, ये मुद्दा हर जगह पहुंच गया। तो क्या लगता है आपको कि ये बड़ी गलती कर गए हेमंत सोरेन, केजरीवाल, इन सब पे हाथ डालकर? निश्चित रूप से देखिए, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके उन्होंने हेमंत सोरेन को आदिवासियों का बहुत बड़ा नेता बना दिया, और वो अभी नहीं, आगे आने वाले चुनाव में भी परेशान करेगा। हेमंत सोरेन केवल लोकसभा चुनाव में नहीं, वो आगे आने वाले चुनाव में भी परेशान करेगा। इसी तरह केजरीवाल भी आगे आने वाले चुनावों में भी इन लोगों को परेशान करेंगे। इतना बड़ा नेता बना दिया है उन्होंने गिरफ्तार करके। एक कविता है ना कि तानाशाह को ये डर है कि लोग उससे डरना बंद कर देंगे। तो यही हो रहा है ना, राजनीति में लोगों ने डरना बंद कर दिया है। देखिए, ये बहुत अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है, और ये होना भी चाहिए था। हमारे लोकतंत्र की हालत बहुत खस्ता थी। बड़ा एक तरफा तरीके से सारे काम हो रहे थे। एक पार्टी और एक नेता को केवल 38% वोट मिले थे और 100% सत्ता भोग रहा था वो। तो वो ये जो स्थिति थी, और वो बिल्कुल छत पर खड़े होकर सारे हिंदुस्तान को उपदेश दे रहा था, तरह तरह के मुद्राओं में तस्वीरें खिंचा रहा था, अपने आप को भगवान का अवतार कहलवा रहा था। और जब लोग भगवान का अवतार कहते थे उसको, तो वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा देता था, देखो हमको अवतार मान लिया गया। तो इस तरह के लोगों का, और इससे आदमी में मुगालता पैदा होता है, और बड़े पैमाने पर इनमें मुगालता पैदा हुआ। फिर टीवी पे बैठे हुए इनका भजन कीर्तन करने वालों ने भी इस मुगालते को और बढ़ाया। अगर ये चुनाव हारे तो फिर करेंगे क्या प्रधानमंत्री जी? नेता विपक्ष बनेंगे?
अब ये तो देखने की बात है कि चुनाव कितना हारते हैं। मैं फिर भी बार बार यही बात कह रहा हूं कि 272 से कितनी सीटें कम आएंगी उसके आधार पर तय होगा कि इनका भविष्य क्या होगा। आपको लगता है कि अगर थोड़ी देर को कल्पना करें कि सीटें 220 आती है तो क्या प्रधानमंत्री जी नेता विपक्ष बनना पसंद ये करेंगे? सीटें अगर 220 आती हैं तो ये बहुमत की जुगाड़ी नहीं कर पाएगी बीजेपी। फिर उस समय 220 सीटें आने का मतलब ये होगा कि उनको 52 सीटें चाहिए होंगी। 52 सीटें कहां से आएंगी? 52 सीटें तो बहुत होगी। और दूसरी तरफ जब बनती हुई सरकार दिख रही होगी तो सब, चाहे वो जगन रेड्डी हो, चाहे वो क्षेत्रीय शक्तियां अलग तरीके से सोचने लगेंगी। भाई एनडीए के पास तो है नहीं, इनके पास एनडीए की पार्टियों को तो उन्होंने खुद ही बर्बाद कर दिया। तो 52 सीटें नहीं, हाँ इनकी सरकार तब बन सकती है 10-12 सीटें कम होंगे। अगर जैसे 262 सीटें मिली, 260 सीटें मिली, 265 सीटें मिली तो इनकी सरकार बन सकती है। लेकिन अगर तब भी एनडीए की सरकार बनेगी, हाँ एनडीए की सरकार रहेगी, लेकिन तब बन जाएगी सरकार इनकी, मोदी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन अगर 50 सीटें कम हो गई, 220 अगर 52 सीटें नहीं मिल सकती इनको कहीं से। अच्छा, अगर ये एनडीए के प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी, तो क्या इतनी ताकतवर होंगे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का ऐसे दुरुपयोग कर पाएंगे? नहीं, अगर देखिए केवल 10-12 सीटें कम हुई तो प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर इसी दबदबे के साथ वो प्रधानमंत्री चलाएंगे। क्योंकि भाजपा के पास 260 करीब सीटें होंगी। 260 सीटों की पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो बाकी लोगों के मन के मंत्रालय उन्हें दे दिए जाएंगे। थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करने की इजाजत भी उनको मिल जाएगी कि आप जो मन में आए करते रहें, लेकिन ये अपना एजेंडा चलाते रहेंगे। ठीक बात है, सबकी दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है ये चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, इतनी बढ़िया बातें आप बता देते हैं, रोज मजा आता है। थैंक यू सर। तो ये थे अभय दुबे जी। देखा आपने, मुझको यकीन है ये परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू।